शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की हुकूमत में बांग्लादेश में गजब हो रहा है। जिस मुल्क की नींव ही पाकिस्तान की तानाशाही और कट्टरता के खिलाफ एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में पड़ी, वहां अब लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। जमहूरियत की सांसें उखड़ रही हैं। वो सांसें कब थम जाए, कहना भी मुश्किल है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट से मन नहीं भरा तो अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। वो बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात और अंतरिम सरकार में उसके मुखौटों की आंखों में चुभ रहे हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन को फौरन गद्दी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। राष्ट्रपति ही नहीं, सेना प्रमुख वकारुज्जमा भी कट्टरपंथियों और अंतरिम सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार पर शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी चीजों को मिटाने की ऐसी सनक सवार है कि अब बांग्लादेश छात्र लीग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। यह संगठन शेख मुजीब और उनकी बेटी शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग की छात्र इकाई है। इससे पहले मुल्क के मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इन सब के बीच सबसे चिंता और दुख की बात यह है कि बांग्लादेश के उस संविधान को खत्म करने की भी तैयारी है जिसे आजादी के बाद शेख मुजीब ने बांग्लादेश में लागू किया था, जिसके मुताबिक इस देश को कट्टरता की अंधी दौड़ से तौबा कर एक लोकतांत्रिक मुल्क बनाया गया। लेकिन अब उसी बांग्लादेश में लोकतंत्र के साथ साथ संविधान भी मौत या यूं कहिए कि हत्या के मुहाने पर है। जरा अब आप दो तस्वीर देखिए। एक तस्वीर है जश्न की और दूसरी विरोध की। जश्न बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध को लेकर मनाया जा रहा है तो विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ हो रहा है। शेख हसीना से हद तक नफरत करने वालों को आवामी लीग की स्टूडेंट विंग के आतंकी संगठन घोषित होने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो उसी जमात के लिए अपने ही राष्ट्रपति बैरी हो गए, वो भी इसलिए क्योंकि उनका जुड़ाव शेख हसीना से रहा। उन्हीं की सरकार में वो राष्ट्रपति चुने गए। मंगलवार की शाम ढाका के राष्ट्रपति भवन बंग भवन के बाहर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया को 5 अगस्त का वो मंजर एक बार फिर से याद आ गया, जब शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास में घुस गई। जो मिला उसे लूट लिया गया या फिर तोड़ दिया गया। इस वाकये के ठीक 78 दिन बाद राष्ट्रपति भवन में भी कुछ ऐसा ही मंजर सामने आता, क्योंकि भीड़ दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। लेकिन शुक्र है कि बांग्लादेश की आर्मी और पुलिस ने मरते लोकतंत्र में भीड़ तंत्र के आगे सरेंडर नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जो 90 दिन के अंदर एक बार फिर से छात्र आंदोलन की आड़ में ढाका की सड़कों पर आक्रोश की आग एक बार फिर से सुलगा दी गई। तो अब प्रदर्शनकारी छात्रों की जमात, जिसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट यानी कि भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन का नाम दिया गया, जिसने प्रधानमंत्री शेख हसीना को गद्दी ही नहीं बल्कि देश छोड़ने पर मजबूर किया, उसने बीते मंगलवार को 5 नई मांगों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस छात्र आंदोलन की पहली मांग है 1972 का संविधान ही खत्म कर दिया जाए। दूसरी मांग, बांग्लादेश छात्र लीग पर 1 सप्ताह में पाबंदी लगाई जाए। तीसरी, राष्ट्रपति फौरन इस्तीफा दे दें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। चौथी मांग, बांग्लादेश को न्यू रिपब्लिक घोषित किया जाए। राजनीतिक तंत्र को पूरी तरीके से एक नए ढांचे में डाला जाए। और 5वीं मांग, 2014, 2018 और 2024 में बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे उनको पूरी तरीके से अवैध घोषित किया जाए। वैसे छात्र लीग पर बैन लगाने के लिए अंतरिम सरकार को इस छात्र परिषद ने 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन एक ही दिन में ये मांग मान ली गई। बांग्लादेश के पिछले 3 चुनाव अवैध घोषित होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी बांग्लादेश के इन कथित छात्र नेताओं ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फिर से आंदोलन करेंगे। असल में बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद जिस तरह से मुख्य न्यायाधीश उबैदुल हसन ने दबाव में आकर इस्तीफा दिया, तमाम अधिकारी, प्रोफेसर, दूसरे बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उसे देखते हुए छात्र नेताओं के हौसले अब 7वें आसमान पर है।
अब सवाल उठता है कि ये लोग आखिर राष्ट्रपति के पीछे पड़े क्यों हैं? तो मैं आपको इसकी वजह भी बताती हूं। दरअसल बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने शनिवार को बांग्ला दैनिक मानव जमीन को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे कोई भी दस्तावेजी सबूत नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि शेख हसीना ने छात्र आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन के वक्त इस्तीफा दे दिया। हालांकि अंतरिम सरकार में शामिल छात्र आंदोलन के नेताओं का दावा है कि राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त के संदेश में उन्होंने खुद शेख हसीना के इस्तीफे मिलने की बात कही थी। अब सवाल यह कि शेख हसीना देश में है ही नहीं, उन्होंने भारत में शरण ले रखी है, बांग्लादेश की संसद भंग है, वहां अंतरिम सरकार है, फिर शेख हसीना के इस्तीफे की बात अचानक तूल क्यों पकड़ रही है? तो इस्तीफा वो कुंजी है जिससे होकर अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की वैधता का रास्ता जाता है। अगर इस्तीफे की एक कॉपी यानी कि प्रति नहीं मिलती है तो अंतरिम सरकार वैध हो ही नहीं सकती, क्योंकि फिर शेख हसीना पीएम इन एब्सेंशिया बन जाती है, यानी कि वो अभी भी प्रधानमंत्री हैं तकनीकी तौर पर। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति के ही इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्योंकि अब इन तथाकथित स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को चिंता होने लगी है कि शेख हसीना के लिखित इस्तीफा ना होने की बात कहकर कहीं राष्ट्रपति उनके वापस सरकार में आने का रास्ता प्रशस्त तो नहीं कर रहे। लेकिन बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी इसमें रोड़ा बन गई है। उसने 2 टूक कह दिया कि राष्ट्रपति को पद से हटाना गलत है, क्योंकि अगर वो हटे तो बीएनपी की सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाएगी। उसे डर सता रहा है कि अगर कोई जमाते इस्लामी समर्थक राष्ट्रपति बन गया तो अगले चुनाव में बीएनपी के लिए ही मुश्किल खड़ी हो सकती है। यह तो हुई राष्ट्रपति की बात। अब सेना प्रमुख वकारुज्जमा प्रदर्शनकारियों के रडार पर क्यों आए हैं? इसकी वजह है उनके बयान, फैसले और जुड़ाव। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमा, उनकी नियुक्ति शेख हसीना सरकार ने की थी, वो उनके रिश्तेदार भी लगते हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि शेख हसीना के बांग्लादेश से निकलने में आर्मी चीफ ने ही उनकी मदद 5 अगस्त के बाद की थी। लेकिन याद रखिए कि शेख हसीना से रिश्ता होने के बावजूद यही वो वकारुज्जमा थे जिन्होंने सेना की मदद से फिर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया था और फिर यह भी कहा कि 18 महीने के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। पर पेच तब जाके फंस गया जब फिर सेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं के जो हेड हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करेंगे, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मोहम्मद यूनुस या किसी छात्र नेता नहीं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे। लगता है इसी वजह से अब वकारुज्जमा को हटाने की मांग करने वाले लोग यूनुस सरकार के गठन में उनकी भूमिका को भूल गए। वो अब सिर्फ उनको बांग्लादेश के सशस्त्र बलों पर फुल कंट्रोल हासिल करने के रास्ते में एक बाधा के रूप में देखते हैं। मतलब कि मोहम्मद यूनुस को इसमें कोई हर्ज नहीं लगता कि सेना प्रमुख को हटा करके कोई कट्टरपंथी को वहां बिठा दिया जाए, राष्ट्रपति उस तबके का कोई बन जाए जिसने बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में देश का नहीं बल्कि दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया था। तभी तो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन छात्र शिविर से आतंक विरोधी कानून के तहत लगी पाबंदी हटा ली और अब आवामी लीग की छात्र इकाई बांग्लादेश छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि उनको जमात के लोग आतंकी नहीं दिखते, पर छात्र परिषद, छात्र लीग के लोग जो कि विपक्षी पार्टी है, वो उनको ज्यादा बड़े आतंकी दिखते हैं। इससे पहले 18 अगस्त को मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आते ही अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख मुफ्ती जसीमुद्दीन रहमानी को रिहा किया गया था, जबकि 4 सितंबर को खूंखार आतंकी शेख असलम उर्फ स्वीडन असलम को भी दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में एक साथ जमानत दे दी गई। तो कौन है असली आतंकी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की निगाह में, आप खुद ही देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोहम्मद यूनुस सिर्फ नाम के सरकार चला रहे हैं। पर्दे के पीछे सत्ता की बागडोर किसके हाथ में है ये किसी से छुपा नहीं है, या फिर मोहम्मद यूनुस निजी फायदे के लिए वो फैसले ले रहे हैं जिससे वो कट्टरपंथियों की मेहरबानी से तब तक सत्ता में बने रहे जब तक कि शेख हसीना सरकार में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को बेदाग साबित ना करें। दरअसल यूनुस पर बांग्लादेश में 1100 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा था।
बांग्लादेश के नेशनल रेवेन्यू बोर्ड के इस आरोप के खिलाफ यूनुस ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, लेकिन इसी साल 4 अगस्त को उनकी याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने उनसे 666 करोड़ बांग्लादेशी टका वसूलने का आदेश दिया। हालांकि इसके एक दिन बाद ही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया। अब खुद सरकार की कमान यूनुस के हाथ में है। ऐसे में इसी महीने की 4 तारीख को हाई कोर्ट से उन्होंने पिछला आदेश रद्द करवा दिया। यानी कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। अब सवाल ये कि क्या इसी वजह से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की पहचान राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के नामो निशान को मिटाने पर आमादा है? इसे हमने पूर्व राजदूत दीपक वोहरा से समझने की कोशिश की। डेमोक्रेसी चली गई है। लोग कहते हैं कि शेख हसीना ऑटोक्रेट थी। मैं तो कई बार उस देश में गया हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता था शेख साहब को, शेख मुजीब को, और उनकी जो बेटी थी जो प्रधानमंत्री थी, वो इस समय भारत में है, संबंध हैं मेरे उनके साथ। तो वो कहते हैं कि ऑटोक्रेट थी, चलिए मान लिया, लेकिन अब बांग्लादेश में डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो गई है। एक शब्द नहीं बोल रहा जो वहां पर हो रहा है। अरे तू तो बड़ी बड़ी बातें करता था, बांग्लादेश माय मदर, मैं बचाने आ रहा हूं, ये कहता, मुंह क्यों नहीं खोलता है, कंडेम क्यों नहीं करता है इन लोगों को? तेरी आंखों के सामने संविधान की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं, तेरे आंखों के सामने बंगाली कल्चर, बंगाली सिविलाइजेशन, बंगाली सभ्यता को बर्बाद किया जा रहा है, और आप अपना मुंह नहीं खोल पा रहे। तो ये मेरा मानना है सर कि जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए तो करेगा। सच यह है कि बांग्लादेश में दमन काल चल रहा है। 5 अगस्त के बाद वहां अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हुए, उनकी हत्या की गई, चुन चुनकर शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाया गया। दुर्गा पूजा पंडालों में पेट्रोल बम से हमले हुए, सिद्धपीठ से मां काली की मूर्ति से मुकुट चुरा लिया गया, वो मुकुट जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से भेंट किया था। लेकिन यूनुस साहब को लगता है कि इन सब की उन्हें कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त से 25 सितंबर के बीच शेख हसीना समर्थकों पर करीब 1,500 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 92,000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया। हसीना और उनके मंत्रियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए। 25 सितंबर तक 779 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। अक्टूबर के महीने में तो रिकॉर्ड गिरफ्तारी हुई है। इस महीने के पहले हफ्ते में ही 7,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। मोहम्मद यूनुस ने शायद टिट फॉर टैट वाला फॉर्मूला अब अपना लिया है। शेख हसीना के रहते उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ऐसे में अब वो देश को बदहाली से उबारने की बजाय बदले की राजनीति में लग गए हैं। लेकिन उन्हें करना यह चाहिए था कि वो बांग्लादेश का भरोसा जीत। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के रूप में यूनुस को ऐसी बातों में शामिल नहीं होना चाहिए जो विविधता और समावेश के बजाय विभाजन को बढ़ावा देती हैं। उन्हें लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वो सभी के लिए हैं, ना कि समाज के सिर्फ एक हिस्से के लिए। और अगर वो भी करप्शन और कट्टरपंथियों में लिप्त रहेंगे, कट्टरपंथ के जो पूरा फंडामेंटलिज्म है उसमें लिप्त रहेंगे, तो उनमें और बाकी नेताओं में क्या फर्क रह जाए। और अब देखिए परवादेश के कि अगली भाग में 100 घंटों में ट्रूडो की क्या विदाई होने वाली है। कपट नीति में क्या ट्रूडो की कुर्सी ही चली जाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बुरे दिनों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उनका छल और झूठ सबके सामने आ गया है। कनाडा में ट्रूडो की पार्टी की ही सांसद अब उनके विरोध में खड़े हो गए हैं और उनकी राजनीतिक विदाई की मांग करने लगे हैं। ट्रूडो की पार्टी के ही 24 सांसदों ने 100 घंटों के भीतर उनसे इस्तीफा मांग लिया है। दूसरी तरफ कनाडा की संसद यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो का खुलकर मजाक बनाया जा रहा है। विपक्षी दल उन पर कनाडा को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो ने कनाडा के जिन खालिस्तान समर्थक नेताओं के लिए पूरी दुनिया से झूठ बोला, वो भी अब ट्रूडो के खिलाफ है। बिना किसी सबूत के भारत पर गंभीर आरोप लगाने वाले और कनाडा में रह रहे हिंदुओं के लिए मुश्किल खड़ी कर देने वाले ट्रूडो की 28 अक्टूबर से पहले क्या विदाई तय हो गई है। आज 24 अक्टूबर है। आज दोपहर से कनाडा की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 100 घंटे का एक काउंटडाउन शुरू हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है,
कि इस काउंटडाउन के खत्म होने से पहले अपनी इज्जत बचा लें और इस्तीफा देकर एक तरफ हो जाएं। नहीं तो वो होगा जो कनाडा की राजनीति में कभी नहीं हुआ। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले ध्यान से सुनिए और गौर से देखिए कैसे कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो मजाक बनकर रह गए हैं। देखा आपने, इसी तरह कनाडा में कदम कदम पर जस्टिन ट्रूडो की घनघोर बेइज्जती हो रही है। विपक्षी पार्टियों के नेता, ट्रूडो की खुद की पार्टी के नेता, कनाडा के आम लोग और कनाडा के ग्लोबल मित्र सब ट्रूडो से नाराज हैं। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवरी ने कनाडा की संसद में खुलेआम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया। उन्हें देश ही नहीं अंग्रेजी भाषा को भी तोड़ने वाला कहा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, कनाडा में आम चुनाव होने वाले हैं। 2013 से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार चौथी बार किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता पियरे पोलिवरी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ट्रूडो का हर झूठ बेनकाब कर दिया है। प्री इलेक्शन पोल कह रहे हैं कि कनाडा के लोग जस्टिन ट्रूडो से बेहद नाराज हैं और अगर कनाडा में आज चुनाव हो जाएं तो ट्रूडो की लिबरल पार्टी बुरी तरह से हार जाएगी। इसलिए ट्रूडो की पार्टी के सांसदों ने ही ट्रूडो के खिलाफ बगावत कर दी है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी के कम से कम 24 सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए 100 घंटे की मोहलत दी है। इस मोहलत की मियाद 28 अक्टूबर को पूरी हो रही है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने सिर्फ जुबानी धमकी नहीं दी है। इन 24 सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग करने वाली चिट्ठी पर दस्तखत कर दिए हैं। कनाडा की लिबरल पार्टी के नाराज नेताओं ने ट्रूडो से साफ साफ कह दिया है कि वो या तो पद छोड़ दें या पार्टी में बड़े विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार रहें। ट्रूडो की मुश्किलें उनका वो झूठ बेनकाब होने के बाद बढ़ गई हैं जो उन्होंने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद बोला था। जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी ठोस सबूत के भारत और कनाडा के मजबूत रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की थी। बार बार भारत पर सहयोग नहीं करने का रोना रोया। ट्रूडो ने ये सब सिर्फ खालिस्तान समर्थक वोट हासिल करने के लिए किया, लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो का झूठ बेनकाब हो गया तो ट्रूडो की पार्टी के हर सांसद और कनाडा के हर राजनेता को शर्मिंदा होना पड़ा। कनाडा में ट्रूडो की ही लिबरल पार्टी के सांसद सीन केसी ने सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बगावत की और अब एक के बाद एक उनकी पार्टी के 24 सांसद ट्रूडो के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ गई है। अब ट्रूडो के पास अपना सम्मान बचाने के लिए सिर्फ 28 अक्टूबर तक का वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आजकल जस्टिन ट्रूडो की किस्मत ही काफी ब्रोकनिस्ट चल रही है, क्योंकि सत्ता के लिए जरूरी समीकरण उनके खिलाफ जाते दिख रहे हैं। कनाडा की संसद में सांसदों की संख्या 338 है। इनमें बहुमत के लिए जरूरी सांसद है 170, जबकि ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सांसद हैं 158। यानी कि ट्रूडो पार्टी के पास सत्ता में बने रहने के लिए बहुमत ही नहीं है। यही नंबर हासिल करने के लिए उन्होंने खालिस्तान समर्थक दलों को साधने की पहले कोशिश की थी। समर्थन का लालच देकर कनाडा के खालिस्तान प्रेमी नेताओं ने ट्रूडो से भारत के विरुद्ध छल करवाया, उनसे झूठ बलवाया और जब ट्रूडो के झूठ का भांडा फूट गया तो कनाडा के उन्हीं खालिस्तान समर्थक नेताओं ने ट्रूडो को अकेला छोड़ दिया। अब स्थिति यह है कि कनाडा में ट्रूडो के साथ कोई नहीं है, ना खालिस्तान समर्थक वो दल, ना उनकी अपनी पार्टी, ना विपक्ष और ना ही कनाडा की जनता। सबूत इस रिपोर्ट में देखिए। जस्टिन ट्रूडो के ऐसे एक नहीं 100 झूठ बेनकाब हो गए। कनाडा के हर नागरिक को पता चल गया है कि जस्टिन ट्रूडो सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी झूठ बोल सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि आतंकियों की भाषा भी बोल सकते हैं। एक तरफ खालिस्तानियों के हाथ की कठपुतली बन चुके जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उनकी ही पार्टी के सांसदों ने बगावत कर दी है। दूसरी तरफ ट्रूडो के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सत्ता सुख ले लिया। अब राजनीति में उनका समय पूरा हो गया है, क्योंकि सिर्फ कनाडा के सांसदों ने ही जस्टिन ट्रूडो को 100 घंटों में इस्तीफा देने का अल्टीमेटम नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के आम लोगों से ऐसा खुला विरोध झेलना पड़ रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मौत के लिए चीख चीख कर ट्रूडो को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसकी बातें सुनकर ट्रूडो के साथ खड़े उनकी पार्टी के बाकी नेता और सिक्योरिटी गार्ड तक शर्म महसूस कर रहे हैं।
लेकिन ट्रूडो एक मां के इतने गंभीर आरोप सुनकर भी बेशर्मों की तरह वहीं खड़े होकर मुस्कुराते रहे। ट्रूडो की ये बेशरम मुस्कान अब कनाडा के नागरिकों को चुभ रही है। चुनाव से पहले जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा के आम लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर दिख रहा है। चंद वोटों के लिए भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र करने वाले झूठे जस्टिन ट्रूडो अब न घर के रहे हैं न घाट के। बहुमत न होने की वजह से ट्रूडो ने खालिस्तानी प्रेमी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लिया था और उसी एनडीपी के भरोसे ही ट्रूडो सरकार को सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त था। लेकिन पिछले महीने एनडीपी ने भी ट्रूडो की लिबरल पार्टी से समर्थन वापस ले लिया। बावजूद इसके ट्रूडो सत्ता में बने रहे क्योंकि उन्हें बाकी छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन मिल गया। लेकिन अब ट्रूडो की ही पार्टी के सांसदों की बगावत के बाद ट्रूडो की कुर्सी खतरे में आ गई है। ट्रूडो के बेलगाम और झूठे आरोपों की वजह से भारत और कनाडा के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो गए हैं कि भारत और कनाडा ने अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया। कनाडा से लौटे भारत के राजदूत संजन वर्मा ने जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम की कलई खोलकर रख दी। ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम जग जाहिर हो गया है। भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में जबरदस्त कमी आई है। ट्रूडो की पार्टी को पक्का यकीन है कि अगर इस बार भी उनका चेहरा जस्टिन ट्रूडो ही रहे तो उन्हें बुरी तरह हारने से कोई नहीं बचा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। चुनाव से पहले होने वाले पोल दिखा रहे हैं कि कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी को ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मुकाबले बड़ी बढ़त मिलने वाली है। ट्रूडो ने जितना ध्यान खालिस्तान प्रेमी पार्टियों को साधने में लगाया, अगर उतना अच्छी तरह देश चलाने में लगाते तो आज कनाडा में ना तो महंगाई इस कदर बढ़ती और ना ही बेरोजगारी और ना ही ट्रूडो को इस कदर झूठ बोलना पड़ता। अब जब इन बुनियादी सवालों को लेकर जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांगा जा रहा है तो उन्होंने झुंझलाहट में एक और बड़ा कदम उठाया है। ट्रूडो ने अगले 2 साल के लिए कनाडा के दरवाजे बाकी दुनिया के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा, हम अगले 2 सालों में कनाडा आने वाले अप्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी करने जा रहे हैं। यह अस्थायी है। हमारी जनसंख्या वृद्धि को रोकने और हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हमें सभी कनाडाई लोगों के लिए सिस्टम को सही तरीके से काम करवाना होगा। अब देखिए कनाडा में रह रहे हिंदुओं की वहां क्या स्थिति है। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का शासन आने से पहले तक पूरी दुनिया मानती थी कि रहने और शांति के मामले में कनाडा सबसे अच्छी जगह है। कनाडा में अमेरिका की तरह गन कल्चर नहीं था। कई पश्चिमी देशों की तरह यहाँ अपराध नहीं होते थे। लेकिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम ने कनाडा को कहीं का नहीं छोड़ा। जस्टिन ट्रूडो से शह पाकर कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का मन इतना बढ़ गया है कि वो खुलेआम वहां रह रहे हिंदुओं को धमकी देते हैं, मंदिरों और दूतावास पर हमला करते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों का खौफ कितना है, ये कनाडा के ही एक हिंदू सांसद ने पूरी दुनिया को बता दिया है। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान प्रेम से कनाडा में हिंदुओं की चिंता बढ़ गई। वे डर के साए में रह रहे हैं। कनाडा में पढ़ने आए भारतीय छात्रों के साथ नस्लीय भेदभाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा में हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। 2021 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का लगभग 2.3% हिंदू है। 2021 की जनगणना के अनुसार 8,28,000 से ज्यादा कनाडाई नागरिक हिंदू हैं। हिंदू कनाडा के सबसे शिक्षित और सफल समुदायों में से एक है, जो कनाडा की प्रगति में बहुत योगदान दे रहे हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की नीतियों ने उन्हें कनाडा में असुरक्षित कर दिया है। परवाह देश की में कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि कैसे 2 साल पहले गाजियाबाद के कार्तिक वासुदेव भी कनाडा में बढ़ रहे अपराध की भेंट चढ़ गए और आज तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। हर साल कई कार्तिक वासुदेव कनाडा में बढ़ते अपराध का शिकार हो रहे हैं और ट्रूडो को सिर्फ खालिस्तानी वोट बैंक की चिंता है। क्या है इजराइल के ग्लोबल संकट का श्रीलंका कनेक्शन? क्या इजराइल के खिलाफ कोई इंटरनेशनल साजिश हो रही है? सवाल यह भी है कि इजराइल के खिलाफ ग्लोबल साजिश के पीछे आखिर ताकतें कौन सी है? क्या वो ईरान है
क्या इसके पीछे हमास और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुट हैं? आखिर क्यों इजराइल और अमेरिका ने दूसरे देशों में रह रहे अपने नागरिकों को आतंकी हमलों से अलर्ट किया है? क्या इजराइल अपने ही जाल में फंसता जा रहा है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गाजा युद्ध के बीच इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की है, लेकिन ईरान पर होने वाले हमले से पहले गाजा की आग भारत के पड़ोस तक पहुंच गई है। गाजा की आग भारत के पड़ोस तक कैसे पहुंची और कैसे इजराइल पर ग्लोबल खतरे बढ़ गए हैं, इसके बारे में हम पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन भारत के बिल्कुल पड़ोस में पहुंची गाजा युद्ध की आंच न सिर्फ दूसरे देशों में रह रहे इजरायली और अमेरिकी नागरिकों को दहला रही है, बल्कि गाजा से उठी आग ईरान को भी झुलसाने को तैयार है। इजराइल ने ईरान पर हमले की ऐसी तैयारी की है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। ईरान पर भीषण हमला होते ही दुनिया इजराइल की वो पावर देखेगी जिसकी तैयारी इजराइल काफी समय से कर रहा है। लेकिन ईरान पर उस हमले के लिए तारीख और वक्त भी बेंजामिन तय करेंगे। इजराइल ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों को ईरान पर हमले के लिए तैयार कर लिया है। इजराइल की पावरफुल एयरफोर्स ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुकी है, लेकिन उससे पहले गाजा युद्ध का विस्तार इतनी दूर तक हो चुका है कि उसकी आग भारत के पड़ोस तक पहुंच गई है। जाहिर है यह न सिर्फ इजराइल के लिए बहुत बड़ा ग्लोबल संकट है, बल्कि भारत के पड़ोस के लिए खतरा है। सवाल है कि भारत के पड़ोस तक कैसे पहुंची गाजा की आग? क्या इजराइल के खिलाफ हुई इंटरनेशनल साजिश? इजराइल के खिलाफ ग्लोबल साजिश के पीछे कौन है? इजराइल के ग्लोबल संकट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या सच में श्रीलंका में एक बार फिर से ईस्टर संडे अटैक को दोहराने का षड्यंत्र किया गया है? गाजा युद्ध की आग श्रीलंका और हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंचने की आखिर वजह क्या है? TV9 भारतवर्ष ने इसे लेकर श्रीलंका के ही राजनेताओं से बात की है। इस एक्सक्लूसिव खुलासे पर क्या कहा उन्होंने, देखिए अगली रिपोर्ट। इजराइल और अमेरिका ने अपने लोगों को श्रीलंका के अरुगम इलाके से हट जाने को कहा है, तो क्या हमास और हिजबुल्लाह के निशाने पर हिंद महासागर का इलाका भी है? नए खुलासे के मुताबिक इजराइल और अमेरिका को ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि दक्षिणी श्रीलंका में आतंकी हमला हो सकता है। यह चेतावनी हिंद महासागर इलाके में श्रीलंका के एक खूबसूरत अरुगम तटीय क्षेत्र को लेकर दी गई है। श्रीलंका का अरुगम एक समुद्री खाड़ी इलाका है जो अपने सुंदर तट के लिए मशहूर है। अरुगम खाड़ी को स्थानीय लोग अरुगम कुदाह के नाम से बुलाते हैं। यह श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट के ड्राई एरिया में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। खुफिया इनपुट के मुताबिक इजराइल ने अपने नागरिकों को अरुगम खाड़ी समेत श्रीलंका के बाकी हिस्सों में सतर्क रहने को कहा है। इजराइल ने अपने नागरिकों से खुली जगहों पर कोई आयोजन करने से मना किया है। श्रीलंका में रह रहे अपने नागरिकों के लिए अमेरिका और जर्मनी ने भी यही अलर्ट जारी किया है। पर्यटन स्थल अरुगम खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीलंका के लिए इजराइल और अमेरिका के इस अलर्ट के पीछे वजह क्या है, अब आपको वो भी बताते हैं। दरअसल श्रीलंका की स्थानीय मीडिया के मुताबिक इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी साजिश के सिलसिले में 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी में भारत की अहम भूमिका रही है।
भारत के खुफिया इनपुट से दोनों संदिग्धों की पहचान करने में आसानी हुई। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्धों में से एक शख्स इराक में रहता था। इस बारे में टीवी 9 भारतवर्ष ने श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली से एक्सक्लूसिव बातचीत की। The incident that happened at Argambe is a very at a crucial moment like this when the Sri Lankan government has declared a parliamentary election. Number one is to tell all of you is that the Israeli people who are in Sri Lanka, now they are based in 3 different locations. In Colombo is Colombo 7 at Green Path. Then they are at Deibala, and now they are at Argambe also. Now the question asked by most people in this country is, how come these Israelis have come here and some people's visa is expired, even after expiry they are still in the country. So who is allowing this accommodation? How are they staying without a visa? How are they getting involved in business? How are they taking over properties and all that? Is a big question that is being asked. श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल ने अपनी सरकार से इस मामले में सवाल किए हैं, लेकिन नए खुलासों के बाद सवाल यह भी है कि भारत के पड़ोस यानी श्रीलंका तक गाजा युद्ध की आंच पहुंचने का आखिर क्या मतलब है। कहां से कहां बात पहुंच जाती है, कहां गाजा में जंग हो रहा है। आधे 90% श्रीलंकन को ये मालूम भी नहीं है गाजा कहां पे है, लेकिन आरुगम बी जिसे हम कहते हैं वहां पे बरमूडा ग्रास, एक तरह की घास बहुत उगती है, तो लोग बात कर रहे हैं कि वहां पे ये हमला होगा। और इजराइल की सरकार ने ये अलर्ट कर दिया अपने नागरिकों को कि अगर आप वहां हैं आप वापस आ जाइए, वहां मत रुकिएगा, श्रीलंका में मत रुकिएगा, क्योंकि वहां पर इस समय इस्लामिक आतंक की बहुत संभावना है। श्रीलंकाई पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि श्रीलंका में इजरायलियों द्वारा संचालित चबाड़ हाउस नामक स्थान टारगेट बन सकता है। श्रीलंका प्रशासन ने गाजा युद्ध के बाद अरुगम खाड़ी में हाल ही में पैदा हुए तनाव को भी माना है। जब टीवी 9 भारतवर्ष ने इस बारे में श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली से सवाल किया कि क्या श्रीलंका में इजरायली लोगों पर आतंकी हमले का कोई खतरा है, तो उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। So we told the Sri Lankan authorities that you can't afford to have another Easter Sunday attack. If there is another attack, because you see Sri Lanka had to get back several kilometers away with regard to the war of the LTT. Now we came out of it and we are just trying to raise our head. We had the Easter Sunday attack. Now after Easter attack, we have another attack that has been predicted at any time when an attack can take place. श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली का मानना है कि श्रीलंका में इजरायली नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि वीजा एक्सपायर होने के बाद भी इजरायली नागरिक वहां रुके रहते हैं। श्रीलंका में इजरायली लोग संपत्ति भी खरीद रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं। ज्यादातर इजरायली लोग अरुगम बे में रहते हैं और वहां छोटा से लेकर बड़ा हर बिजनेस करते हैं। ये बात वहां के मूल लोगों को नागवार भी लगती है। सवाल है कि वीजा एक्सपायर होने के बाद भी इजरायली श्रीलंका में कैसे रुके रहते हैं, उन्हें आखिर कौन पनाह दे रहा है। श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली ने श्रीलंका सरकार से इसे लेकर एक्शन लेने की मांग की है। अरुगम बे बीच में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इजरायली आते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात है। तो ये जो वार्निंग दी है अमेरिकन दूतावास ने, इजरायली दूतावास ने भी ये वार्निंग दी है अपने नागरिकों को, वहां मत जाइए क्योंकि हमले का खतरा है। और ये खतरा आता है गाजा से या लेबनान से, हमास या हिजबुल्लाह से। वो अटैक करेंगे इजरायली इंटरेस्ट को और अमेरिकन इंटरेस्ट को। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान श्रीलंका के पूर्व राज्यपाल अजत सैली ने वहां बड़े हमले की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि चूंकि श्रीलंका में चुनाव का ऐलान हो गया है, ऐसे में वहां ईस्टर संडे अटैक जैसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। तो मेरा मानना है कि देखिए,
कितना खूबसूरत शांतिपूर्वक देश होता था श्रीलंका। इसको सेरेंडिप कहते थे अंग्रेजी में। सेरेंडिप का मतलब होता है जो किस्मत वालों को मिलता है, जो बाय चांस मिलता है। तो अब जो वहाँ की हालत है वो तो आप जानते हैं, इकॉनमी ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। टूरिज़्म पे उनकी बहुत उम्मीद थी, और ख़ास तौर पे अरगुम बे में भाई ये लोग इजरायलीज आएंगे तो अच्छा। वहाँ पे तो चाबाद हाउस भी है जो बॉम्बे में होता था, मुंबई में होता था, जिस पे हमला किया था आतंकियों ने मेरा ख्याल 2008 में। तो मेरा मानना ये है सर कि आतंकवाद जो है, इस्लामिक आतंक, अब वो श्रीलंका में वापस आ गया। श्रीलंका में पहले भी चर्चेस पर हमला हुए थे, पर इस बार उन्होंने एरिया को सिलेक्ट किया है जहां पे इजरायली होते हैं। नए खुलासों के बाद सवाल है कि क्या इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश हो रही है? क्या दूसरे देशों में इजरायली लोगों पर हमले बढ़ सकते हैं? इंटरनेशनल साजिश, मैं इतना ही कहूंगा, इस्लामिक साजिश है। एक अरब देश नहीं है, एक मुस्लिम देश नहीं है। मैं बड़े सोच समझ के ये बात कह रहा हूं, जो फिलिस्तीनियों को स्वीकार करने को तैयार है। जॉर्डन ने लिया था उनको 1970 में, वो 1967 की लड़ाई के बाद जॉर्डन के जो समय शहंशाह थे, बड़ा दिल था, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों। एक साल के अंदर इतने बढ़ गए तो उन्होंने जॉर्डन के शहंशाह को बोला, आउट, अब ये हमारा देश है, अब पैलेस्टीनियंस इसको चलाएंगे। सवाल है कि कौन है जो दूसरे देशों में इजराइल के खिलाफ उथल पुथल मचाना चाहता है? क्या इजराइल अपने खिलाफ उन ग्लोबल साजिशों से निपट पाएगा? अब यह सवाल इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।